अपने गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे साथ बलदेव जी एक सहारा फाउंडेशन से प्रार्थना महेंद्रू जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ प्रार्थना जी का स्वागत करिए। इसके साथ ही साथ हमारे साथ निखिल कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जो कि साईं सेवा संस्थान के ट्रस्टी हैं। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी मेरे सहयोगी धर्मराज को, जो कि आगे की इस चर्चा को बढ़ाएंगे। दोनों ही संस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो व्यापक स्तर पर इन्होंने लोगों की सेवाओं का एक बीड़ा अपने ऊपर लिया है। एक संस्थान जो बुजुर्गों की मदद करता है, बेसहाराओं के लिए एक सहारा बनता है, बलदेव जी एक सहारा फाउंडेशन। तो दूसरा संस्थान साईं सेवा संस्थान, जो कि उन लोगों के लिए सहारा बनता है जो कि मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। और भी क्या कुछ पहलू हैं इन संस्थानों के, किस तरह से लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, ये आप आगे की सेशन में जानेंगे मेरे सहयोगी धर्म। ओवर टू यू धर्म। शुक्रिया दीपिका। सबसे पहले तो प्रार्थना महेंद्रू जी वेलकम, और निखिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रार्थना महेंद्रू जी आपसे शुरू करते हैं। आप बलदेव जी एक सहारा फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। सोसाइटी ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है, और बहुत कम लोग होते हैं जो हमको समाज से जो हासिल होता है हम उनको रिवर्ट करते हैं। आप उन लोगों में से हैं। आपको जो समाज से हासिल हुआ आप उसको वापस लौटा रही हैं। आप कैसे इससे जुड़ी इस संस्था के साथ? मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस मंच के ज़रिए बताइए कि आप इससे कैसे जुड़ी और इसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं, कैरी फॉरवर्ड कैसे कर रही हैं। जी, बलदेव जी एक सहारा फाउंडेशन करीब 1 दशक पहले मेरे स्वर्गीय ससुर जी श्री बलदेव सिंह जी ने और मेरी फैमिली ने शुरू किया था। इसमें हम बुज़ुर्गों की मदद करते हैं जो कि बेसहारा हैं। उनको चाहे वो विकलांग हो, व्हील चेयर्स वगैरह प्रोवाइड करना, उनके ब्लड टेस्ट्स करवाना और फिर उनका जेन्युइन इलाज करवाना, जो कि नहीं वो खुद कर पाते। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग आगे आए हैं, जो कि अपने लिए रोज़गार अपना करना चाहते हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई के थ्रू हो, सेल्फ डिफेंस के थ्रू हो, या और कोई कोर्सेज़ होते हैं कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह, उनके थ्रू हम उनको वो करवाते हैं। और बच्चों के लिए भी सेम, जो शिक्षा वो करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास स्टेशनरीज वगैरह नहीं है, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। और हम आंगनवाड़ी जाके भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको जेन्युइन स्टडीज़ करनी है, उसके लिए उनको किताबें वगैरह मुहैया करवाना, और जो कि वो कोर्सेज़ करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हों या एनी अदर कोर्सेज विच दे वांट टू डू, हम वो सब कराते हैं उनको। ठीक है प्रार्थना जी। निखिल जी, साईं सेवा संस्थान नाम ही बड़ा पाक है। तो जब नाम में इतनी पाकीज़गी है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका मिशन भी बहुत पाक होगा। कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कि आपका मिशन, जिस ध्येय के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो मिशन आपका क्या है? और कैटरेक्ट पर भी बताइए कि आज की तारीख में कितनी बड़ी समस्या है। मुझे जो हमारे आज भारत सरकार में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस इश्यूज़ को बड़ा रेज़ किया था और उसको उन्होंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया था। हम लोगों को पता नहीं होता कि आप उस कैटरेक्ट से ग्रसित हैं, लेकिन जांच करते हैं तो पता चलता है। तो सबसे पहले मिशन के बारे में और कैटरेक्ट कितने बड़ा प्रॉब्लम, उस इशू के बारे में बताइए। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जी मीडिया का, हमें यहाँ बुलाने के लिए। एक्चुअली कैटरेक्ट का दिक्कत इतनी ज़्यादा है हमारे देश में, 45+ एज लोगों को कैटरेक्ट होना बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। तो हमने मैंने जब दिल्ली एनसीआर का हमारा ट्रस्ट है, जब हमारे पास कुछ एप्लीकेंट्स आए, सब हमने उनका आई चेकअप कराया, तो हम देख रहे थे कि 20-30% लोगों को कैटरेक्ट आ रहा था। तो हमने इसको एक बड़ा मुहिम बनाने की कोशिश करी कि हम इसको ऑल इंडिया लेवल तक लेके जाएंगे और कैटरेक्ट के सर्जरी के लिए लोगों की हेल्प, जितना अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकें वो हम करेंगे। तो लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल पाता इसके बारे में, कैटरेक्ट के बारे में, कि आप जैसे सिलाई कढ़ाई की महिलाएं हैं या ड्राइवर्स हैं या जो हैं, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो पाती कि उनको कैटरेक्ट है, और वो समय से इसका इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। तो हमारा मकसद ये रहता है कि वो अपना टाइम से इलाज कराएं, नहीं तो उनका जीवन बेहाल हो जाएगा अगर एक टाइम पे उनका इलाज ना हो पाए। तो ये हमारा मेन मकसद है, विजन है। निखिल जी, यहाँ पर आपके संस्थान के बारे में एक बात बताना ज़रूरी है।
हम जब किसी इशू को एड्रेस करते हैं, उसको मिशन के तौर पर लेकर चलते हैं, और उसमें अगर आंशिक तौर पर भी बहुत स्लाइट अगर भी हमें कामयाबी मिलती है तो हमारे लिए बड़ा गौरव का पल होता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ के एक गांव को आप लोगों ने कैटरेक्ट मुक्त किया है, मतलब उस गांव में कोई पेशेंट उस पर्टिकुलर बीमारी से नहीं, तो आगे की कहानी आप बताइए कि कैसे आपने किया। हाँ, बहुत अच्छा है। ये उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला है एक, वहाँ पर एक ग्राम सभा है कन्नूपुर नाम से। उस ग्राम सभा में 7-8 छोटे छोटे गांव हैं, जैसे बिशुनपुर है और कासिम बाज़ार है, वो ऐसे कुछ कुछ नाम वो हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस भी है वो। तो हमने ये डिसाइड किया कि टायर 2 टायर 3 सिटी से पहले हमने दिल्ली एनसीआर में भी काम किया है, बट हमने देखा कि वहाँ भी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है कैटरेक्ट के लिए और सब कुछ। तो हमने डॉक्टर के साथ मिलके कंसल्ट करके एक कैंप लगवाया वहाँ पे। तो हमने जब पाया कि वहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है और कैटरेक्ट है, तो हमारा मिशन मोड पे काम चला और 90% इस टाइम वहाँ पर कैटरेक्ट मुक्त है। और आप इस चीज़ की श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि इस मंथ के लास्ट तक वहाँ पर कैटरेक्ट मुक्त पूरा गांव हो चुका है। और नेक्स्ट भी जो भी केसेस आते हैं, वहाँ के ग्राम प्रधान ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। ग्राम प्रधान मुन्नी देवी हैं वहाँ की, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया। ये 2 स्टेप वो वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे हमारा। एक ग्राम प्रधान, जो हम किसी भी ग्राम सभा में जाते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन से चलते हैं। पहला होता है कि जो ग्राम सभा है, जो ग्राम प्रधान है, वो अपने जितने भी उनके एम्प्लॉई हैं जो भी हैं, वो पूरे गांव का सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ कैटरेक्ट है, कहाँ कहाँ नहीं है। और दूसरा, एक नवज्योति हॉस्पिटल है जो डॉक्टर विनय वहाँ के एमडी डायरेक्टर हैं, वो चला रहे हैं। वो दिल्ली के वो बहुत अच्छे रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो मोतीलाल लगता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो लोग मतलब प्रधान के थ्रू ना आ पाए तो वो उस कैंप में आके अपना वेरिफिकेशन करवा लें, फिर उसके बाद उनका सारा कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रार्थना महेंद्र जी, जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी एक वक्त तक हमें देती है, फिर हम सोसाइटी को वापस करते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। इसमें सोसाइटी को सर्व करने का 2 तरीका होता है। एक, आप जो एक एनजीओ के तौर पर अपने आप को डेवलप करें, फिर आप धीरे धीरे करके उसके दायरे को आप जितना बढ़ा सकें आप बढ़ाते जाइए। जैसे इन्होंने एक पर्टिकुलर इशू को पकड़ा और उस पर वो काम कर रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, सोसाइटी को सर्व करने का एक और तरीका होता है, आप राजनीति में आ जाइए, क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी तो समाज के लिए करते हैं। और जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको एक बड़ा व्यापक आपका प्रोस्पेक्ट हो जाता है, बड़ा दायरा बड़ा हो जाता है, आपके पास संसाधन ऐड ऑन हो जाते हैं जब आप सत्ता से जुड़ते हैं, सरकार से जुड़ते हैं। क्योंकि आप इंडिविजुअली एक संस्था के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर कुछ भी कर लीजिए, जो सरकार कर सकती है, जो सिस्टम कर सकता है, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या आपने सोचा है और उस दिशा में आपका विचार है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक धारा के साथ बहते जाओ, रास्ते में जो आता जाएगा उसको हम हैंडल करते जाएंगे? जी, आपकी सभी बातें ठीक है। अगर मुझे इससे एक प्लेटफॉर्म मिलता है वेयर आई कैन सर्व द नेशन और माय कंट्री और माय स्टेट बेटर, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। अगर इससे मैं और अच्छे से सर्व कर पाऊँ सोसाइटी को, सोशल सर्विस बेहतर होती है मेरी, और जो भी मेरा उद्देश्य है वो बेहतर होता है, देन व्हाई नॉट। बाकी प्रभु इच्छा। वो तो ठीक है, हमारे पॉलिटिशियन भी जब उनसे वो फॉर्म भरते हैं ऑक्यूपेशन में, सोशल सर्विस ही लिखते हैं। तो ऐसा नहीं, सब लोग तो नहीं। आपने जैसे कहा कि रास्ते में जो आता जाएगा वो आपका हासिल है, जो आपके रास्ते में आता जाएगा। आपकी संस्था जो कर रही है, जिसमें आपने कहा कि आप कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको आपने उसके दायरे में रखा है, आपको लगता है कि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर, मैंने कहा ना, प्रोस्पेक्ट को बड़ा करना है, पर्दे को बड़ा करना है, तो कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र छूटा है जिसके, क्योंकि आप अभी संस्था के साथ जुड़ी हैं, आपको लगता है कि नहीं, ये समस्या है और एक संस्था के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर मुझे उसको एड्रेस करना चाहिए? जी, मेरा मोती नगर विधानसभा एरिया है। मैं ज़रूर चाहूँगी मेरे इलाके, जो कि करमपुरा, हमारे रमेश नगर और कीर्ति नगर स्थानीय लोग हैं, जिनके से मैं
करीब 1 दशक से मिलती आ रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अपने पर्सनल लेवल में और अपने ट्रस्ट के थ्रू नहीं कर पाते। अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम, स्पेशली माय एरिया। जैसे आपने कहा बच्चों के लिए आप कर रही हैं, महिलाओं के लिए कर रही हैं, इसी तरीके से जब तक उस लीक पे नहीं जाती हैं, उस रास्ते पे नहीं जाती हैं, तब तक कोई ऐसा सेक्टर जैसे दिल्ली में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जिस जगह पर हाथ डाल दो वहीं प्रॉब्लम है सोसाइटी में। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम सच होता है, जहाँ छुओ वहीं प्रॉब्लम है। जो कि झोपड़ियों पर ओल्ड एज लोगों की इश्यूज है, तो सबसे अभी आपका फोकस किस सेक्टर पे है? प्रायोरिटी इज महिलाएं, जो कि उनको सशक्त बनाना, स्पेशली जो अपनी डेली अर्निंग्स, डेली वेजेस के लिए वो इधर उधर जाती हैं, उसी के लिए मैं उनको ट्रेनिंग देना, जो कि कंप्यूटर कोर्सेज हो गए या सिलाई कढ़ाई हो गया, सो दैट दे कैन अर्न देयर डेली वेजेस और वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। उनको सशक्त बनाना इज माई प्रायोरिटी। ठीक है निखिल जी, आप कैटरेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, बीपीएल जो परिवार हैं उनको लेकर भी कुछ आप लोगों का प्लान है? और क्योंकि ग्रामीण अंचलों में जब आप काम करते हैं और कैटरेक्ट जैसे बीमारियों को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, तो उसमें कुछ चुनौतियां भी आती होंगी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो हमने वो दौर भी देखा है, हालांकि अब तो थोड़े जागरूक हो गए हैं, आपके पास स्मार्टफोन है तो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो जा रही है, लेकिन अभी भी देश में ऐसे कई गांव हैं जहां पर इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से फ्लो नहीं हो रही है, तो चैलेंजेस भी आते होंगे? नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बीपीएल परिवार को सबसे बड़ा अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ा उनके एक धारणा बनी पड़ी है या पुरानी धारणा है कि जब तक कैटरेक्ट पूरा पक ना जाए, पूरा ख़राब वो हो ना जाए, तब वो ऑपरेशन कराते हैं। मेरी डॉक्टर से ही बात हुई थी कि हम क्यों, हमारे कैंपों में लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका मेन मकसद था वो, उन्होंने हमें यही बताया कि या तो वहाँ के बीपीएल परिवार एक सोचता है कि ठंड में हम कराएंगे, उनका पता नहीं कहाँ से वो है कि ठंड में ऑपरेशन करेंगे, हम पूरी मानसून में ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम पूरे गर्मी में नहीं। ठंड में घाव जल्दी सूखता है। नहीं, वो अब जो हम टेक्निक आ गई है उससे कुछ ऐसा नहीं है। हम जो लेंस यूज़ कर रहे हैं वो IOL लेंस है, जो फोल्डेबल हाइड्रोफोबिक लेंस है। बहुत मैंने अपने डॉक्टर्स को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं हॉस्पिटल सबसे, उनसे हमारा मेन होता है कि आप लेंस बहुत अच्छा क्वालिटी का यूज़ करिए ताकि विजन में कभी दिक्कत ना हो आगे जाके, जब तक वो लोग जिए, जब तक वो है। तो अब जो डॉक्टर्स हमसे मिलते हैं, जो मैंने बताया सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिनको 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो साफ बोलते हैं कि ऐसा कुछ अब नहीं है। पहले के टाइम में होता था कि कहूँ कि ठंड में जो आप बोल रहे हैं घाव सूखते हैं, ये जो भी है, मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में, तो ये चीज़ें हैं। तो निखिल जी, इसमें एक और चीज़ है, जब आप कोई काम करते हैं तो आप अकेले शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। आप जो काम कर रहे हैं इसमें सरकारों से, मैं सरकार नहीं कह रहा हूँ, सरकारों से आपको किस तरीके की मदद मिली? कोई और लोग हैं जिन्होंने आपको मदद की? कॉरपोरेट हाउस हो, सरकार हो, मेडिकल फर्टिनिटी विशेष तौर पर, वहाँ से आपको मदद मिली या नहीं मिली? तो अगर मदद मिली तो किन लोगों ने मदद की? नहीं, सरकारों से मदद हमें एक मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव से मदद मिली हमें, जैसे कि प्रधान हो गए या वहाँ के MLAs हो गए, तो उन्होंने ये सपोर्ट किया कि हम आपका जो भी कैंप है उसमें आपकी हेल्प कर देते हैं। हॉस्पिटल की ये मदद मिली कि उन्होंने जब देखा कि हम अच्छे कॉज में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो ऑपरेशन के कॉस्ट हैं वो बहुत हमें मिनिमल दिए, तो ये एक हमें फ़ायदा हुआ। लेंस का हमें उन्होंने बहुत अच्छा रेट दिया कि नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको लेंस अच्छे प्रोवाइड कराएंगे, रेट अच्छे देंगे। ये हमें मदद मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मदद मिली है। यूपी सरकार के मंत्री ने हमें बहुत हेल्प करी है। फाइनेंशियली नहीं बोल सकता था मैं कोई हेल्प किसी ने दी है, CSR और कुछ ऐसा नहीं है, वो सब हम अपना फंड यूज़ कर रहे हैं, बट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और वैसा हमें बहुत हेल्प मिली है वहाँ से। ठीक है। प्रार्थना महेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, आप मोती नगर और उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा सक्रिय हैं और आपकी संस्था और बड़े व्यापक तौर पर सक्रिय है, व्यक्तिगत तौर पर आप उस इलाके में सक्रिय हैं। दिल्ली में महिलाओं को लेकर एक सेफ्टी सिक्योरिटी का भी बड़ा कंसर्न है। आप इसको कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? क्योंकि जब हम पॉलिटिकल बहस जब किसी इश्यूज़ पे होता है ना, तो एक आम आदमी विशेष तौर पर दिल्ली का तो समझ ले रहा है कि भाई बीजेपी ये कह रही है तो काउंटर में आम आदमी पार्टी ये कहेगी, बीजेपी ये कह रही है तो कांग्रेस काउंटर में ये कहेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये कह रही है तो बीजेपी काउंटर में यही कहेगी। उनको पता है कि इशू सही है, लेकिन उसका पॉलिटिकल राजनीतिकरण हो जाता है, वो पॉलिटिकलाइज हो जा रही है। आपके हिसाब से दिल्ली में कितना बड़ा कंसर्न महिला सुरक्षा है?
इट इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न। तभी मैंने आपको बताया कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, इसीलिए बोला उनको सशक्त बनाया जा रहा है। इट इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न, बट आप देखिए हमारी महिला लीडर्स भी, जितने नेता हैं, सब बाहर आ रहे हैं। रात बेरात सब सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। हम लोग खुद रातों को भी, शाम में भी झुग्गियों में जाते हैं। ये पर्सनल लेवल पे हम लोग सब औरतों से पूछते हैं क्या परेशानियाँ हैं, क्या वो करना चाहती हैं। तभी उन्होंने सेल्फ डिफेंस का करीब 5-6 साल पहले हमारे सामने प्रॉब्लम्स लाई, तो हम उनको उसके लिए अवेयर कराते हैं और उसकी ट्रेनिंग देते हैं। प्रार्थना जी, दिल्ली की जो भारत की जो पहली महिला हैं, नागरिक हैं, वो महिला हैं, राष्ट्रपति महामहिम, जनजातीय समुदाय से आती हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, और निगम की जो मेयर थी कुछ दिनों पहले तक, वो भी महिला थी। महिला मुख्यमंत्री आने के बाद महिला प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और उसको कंसर्न करना, कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहा है दिल्ली में? देखिए, ये प्लेटफॉर्म तो ज़रूर मिलता है, आसान हो गया है। अगर सारी महिलाएं आगे आती हैं और महिलाएं की परेशानियां ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, तो आसानी तो हो गई है और प्लेटफॉर्म भी ज़रूर मिल गया है। और हम लोग काफ़ी प्राउड भी फील करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल फीमेल लीडर्स जो कि आगे आए हैं, और हम सबको कॉन्फिडेंस भी मिलता है ताकि सब हम आगे बढ़ें। नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो सांसद भी हैं उसमें 2 प्रोमिनेंट फेस हैं, महिला हैं। एक अभी थोड़ी देर पहले आई हुई थी कमलजीत सहरावत जी, बांसुरी स्वराज हैं, वो भी बहुत मुखर आवाज़ हैं। तो जब लीडरशिप महिलाओं की बढ़ती है और सेंटर ने 33% आरक्षण का कानून भी बना दिया है, वो कब से लागू होता है वो तो देखना होगा, लेकिन मान कर चला जा रहा है कि 29 के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा जी। आपके हिसाब से महिला सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है? और वर्बली आप दिल्ली में रहती हैं, लेकिन दिल्ली की भी हम ये कह सकते हैं कि गांव में ये चीज़ें होती हैं कि चेहरा तो महिला होती हैं लेकिन पीछे से शासन कोई और कर रहा होता है, चाहे वो वार्ड, दिल्ली की लैंग्वेज में कहें तो वार्ड स्तर में, गांव के हिसाब से कहें तो पंचायत स्तर पे। हमारे यहाँ एक वर्ड चलता है MP, मुखिया पति, क्योंकि सीट रिजर्व हो गया तो महिला मुखिया बनाना है भाई, लेकिन काम सारा पति जी कर रहे हैं। सेम, किसी का नाम पार्टी का या नाम लेना ज़रूरी नहीं है, सेम थिंग विधायकी में भी ये होता है, सांसदी में भी होता है। अगर सीट रिजर्व हो गई, किसी कारण से छूट गई, तो एक खेल चलता है। क्या अगर ऐसा सशक्तिकरण हो रहा है तो क्या करेंगे ऐसा सशक्तिकरण का? अगर हो मजबूत तो वाकई हो इस तरीके से। ऐसा सशक्तिकरण तो होता आ रहा था, बट अब टाइम्स हैव चेंज्ड। अब तो आप देखिए सीधे महिलाएं बाहर आ रही हैं, चाहे हमारी दिल्ली की CM हो, चाहे आप बांसुरी स्वराज जी की भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मदर से, सुषमा स्वराज जी से, कितनी पावर ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स कितनी अच्छी ली हैं, और चलता आ रहा था। बट नाउ सिनेरियो इज़ चेंजिंग एंड बहुत अच्छे से चेंज हो रहा है, और आप आगे भी देखेंगे कि अब महिलाएं बहुत और अच्छे से आगे बढ़कर आएंगी। ठीक है सर। निखिल जी, एक जो आपने इशू की बात की, मैंने शुरुआत में ही कहा था, जब कैटरेक्ट का आपने जिक्र किया तो मुझे नितिन गडकरी याद आ गए। नितिन गडकरी बताते हैं कि उनकी एक बार जान बच गई थी जब वो महाराष्ट्र में मंत्री हुआ करते थे। उनका एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, और जब बाद में पता चला कि उनके ड्राइवर को कैटरेक्ट था, फिर जब वो केंद्रीय मंत्री बने तो उन्होंने बोला कि जितने ये हाईवेज में ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं इनको चेक करो। तो बोले कि मैं तो रिजल्ट देख के शॉक हो गया। ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कैटरेक्ट से ग्रसित हैं, उनको पता नहीं है। इट मीन्स इशू तो है बट लोगों को पता नहीं है। तो क्या आप उधर भी जाएंगे? क्योंकि एक ड्राइवर अगर 30 टन का माल ढो रहा है, 25-30 चक्का का गाड़ी रोड पे चला रहा है 70-80 की स्पीड में, तो सिर्फ अपनी जान लेके नहीं चल रहा, रोड में जितने लोग चल रहे हैं उनकी जान पर भी बना रही है। तो आप अगर उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तो शायद सड़क पर चलना मुश्किल है। तो क्या आप उस दिशा की तरफ भी सोच रहे हैं? हम उस दिशा में हम काम कर ही रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। तो हमने ड्राइवर, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हम ड्राइवर्स को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं, कैंप लगा चुके हैं। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हमारा कैंप लगने वाला है, नेक्स्ट कैंप, तो उसमें उनकी टेस्टिंग होना, फिर हमारे हॉस्पिटल से बात हो चुकी है तो वो उनका फ्री में इलाज कराना, सब कुछ हमारा प्लान अप है, सब कुछ, तो वो सब कुछ होना ही है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना चेकअप कराएं वो। और मेरे को लगता है कि सरकार को भी ऐसा कर देना चाहिए कि एक लाइसेंस के लिए भी रिन्यू के टाइम पे ज़्यादा अवेयरनेस हो इन सी चीज़ों की, कि वो लाइसेंस अच्छे से उनको, जो जिनका कैटरैक्ट हो या ना हो तो वो ना हो, इस टाइप का कुछ होना चाहिए ऐसा। तो आपकी जो संस्था है क्या सिर्फ कैटरेक्ट तक ही महदूद है, या आपने पूर्व में भी कुछ किया है और आगे भी कुछ और जो समस्या है उसको एड्रेस करने का प्लान है?
नहीं, ये हमने पूर्व में बहुत काम किया है। हम 2020 में रजिस्टर्ड, वैसे तो हम 2015 में काम कर रहे हैं, बट ये ट्रस्ट 2020 से रजिस्टर्ड है। तो इससे पहले हमने लद्दाख में काम किया है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, और आपके दिल्ली में काम किया, यूपी में हमने बहुत लोगों को ग्रॉसरीज प्रोवाइड करी हैं। तो अनेक लेवल पे हमने काम किया है। तो उसके बाद हम जब लोगों तक पहुँचे तो हमें ये जो समस्या है कैटरैक्ट की, ये जो हमने दिल्ली के 3-4 लोगों का जब केस देखे, उनके हमने ऑपरेशन कराए, देन हमें समझ में आया कि ये समस्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को अवेयरनेस हो, लोग इसको इलाज कराएं। तो हमने दिल्ली में कई लोगों का इलाज कराया। उसके बाद हम अभी इस टाइम यूपी है, और हमारा प्लान ये है कि हम धीरे धीरे एक एक ग्राम सभा कंप्लीट करते जाएं और सब ग्राम सभा में कैटरैक्ट मुक्त ग्राम सभा बनाते जाएं। ठीक है मैम, अगला टारगेट क्या है आपका? टारगेट इज ओनली टू सर्व दिस नेशन, सर्व द सोसाइटी, एंड वो बुजुर्ग वर्ग हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई। एज ऑफ नाउ वी बीन डूइंग द सेम पिछले 1 दशक से, वही आगे करते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी आपका। थैंक यू। प्रार्थना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें आपको शुभकामनाएं कि इसको आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।